नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और उसके बाद बनी स्वराज पार्टी के बारे में देखेंगे। इनके जो पूर्व में प्रश्न आए हैं उनकी एक विस्तृत व्याख्या देखेंगे और क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं इस पर भी चर्चा होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? और कह रहा है कि जो ये कूट दिए गए हैं इनमें से आप चयन करिए। तो सबसे पहला नाम दिया है शौकत अली, फिर उसके बाद है मोहम्मद अली और फिर शरीयतुल्लाह और अबुल कलाम आजाद। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन को समझिए कि ये क्या था और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था। और इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में जो खलीफा थे उनके पद को पुनः स्थापना करना और खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाया जाए, इसके लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया। इस खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ खिलाफत कमेटी के द्वारा किया गया और इस कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और हजरत मोहानी और एक डॉक्टर अंसारी भी इसमें शामिल थे। और अगर हम खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ का अगर मुख्य श्रेय दें तो ये अली बंधुओं को जाता है। यानी कौन से अली बंधु? शौकत अली और मोहम्मद अली को जाता है। ठीक है, तो अब इस बैकग्राउंड के आधार पर हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो शौकत अली शामिल थे, मोहम्मद अली शामिल थे, अबुल कलाम आजाद शामिल थे, लेकिन शरीयतुल्लाह शामिल नहीं थे। शरीयतुल्लाह का संबंध जो है ये 19वीं सदी में जब आप फराइजी आंदोलन देखेंगे तो उसकी स्थापना की थी शरीयतुल्लाह ने। ठीक है, तो यहां पे हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। लेकिन 1, 2, 4 हमारे विकल्प में नहीं है, तो फिर हम देख रहे हैं कि विकल्प ए में केवल 1 और 2 है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों ने इस पूरे आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि थी, क्यों आंदोलन हुआ और कौन कौन लोग शामिल थे, उन सभी के नामों पर आपने चर्चा देखी। आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो चलिए, पहला है कि भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, यह बिल्कुल सत्य है। अगला है मुस्लिम समाज का सुधार, यह नहीं था। अगला है पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, यह भी शामिल नहीं था। अगला है ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। अब ये ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और ये क्या है, इसका भी हमने आपको जिक्र किया था। आइए इसमें और डिटेल चर्चा कर लेते हैं। भारत के जो मुसलमान थे वो तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे और जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो था वो मित्र देशों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था और युद्ध के समय जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे उन्होंने भारतीय मुसलमानों को यह वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य की किसी भी रूप में रक्षा करेंगे, उसको समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। अब यहीं से भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए इस आंदोलन का प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये पूरी बात जो है यहां पर निकल के आती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था और ये जोर तब और पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी भी शामिल हो गए थे। ठीक है, इस प्रकार आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 4, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब निश्चित तौर पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि अब आप लोग खिलाफत आंदोलन की बैकग्राउंड को निश्चित तौर पर समझ गए होंगे और इस प्रश्न का आंसर होगा डी। अगला देखिए, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया? तो याद रखिएगा कि दिल्ली में 23 से 24 नवंबर 1919 को होने वाली खिलाफत कमेटी में 24 नवंबर को महात्मा गांधी को अध्यक्षता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महात्मा गांधी, यानी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और यहां को रिलेट कर लीजिए कि दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था उसमें खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। ठीक है, तो ये बात भी आप निश्चित तौर पर ध्यान में रखिएगा। और गांधी जी ने इसे एक हिंदू मुस्लिम एकता का एक स्वर्णिम अवसर माना और यह कहा कि यह कभी 100 वर्षों में वापस नहीं आएगा। इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो भारतीय मुसलमानों को सहयोग करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, तो ये पूरी बात गांधी जी से और खिलाफत आंदोलन से जो कोरिलेट होती है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो अभी हमने आपको अपने एक्सप्लेनेशन में बताया कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि यह एक स्वर्णिम अवसर है जब हिंदू और मुस्लिम को एकजुट करके और अंग्रेजों का विरोध और तेजी से किया जाए। यानी इस प्रश्न का आंसर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः कभी प्रस्तुत नहीं होगा? आपका सही जवाब होगा सी। ठीक है, महात्मा गांधी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान
हाजिक उल मुल्क की पदवी को वापस कर दिया था? तो आपका सही जवाब होगा हकीम अजमल खां। यानी हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी को वापस कर दिया था और यह पदवी उनको 1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी। यहां पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला देखिए, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो आपका सही जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना। यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी से कहा कि आप मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपन के लिए प्रोत्साहित मत करिए। यानी उनका सीधा कहना था कि आप खिलाफत आंदोलन में को सपोर्ट न करिए। ठीक है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो क्या इसका परिणाम निकला, ये पूछ रहा है। तो इसमें आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि लिखा हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई, और बात सही है। यानी कि वहां खलीफा की पुनः स्थापना करने के लिए यहां भारतीय मुसलमानों ने हिंदू के साथ मिलकर ये पूरे आंदोलन को सपोर्ट किया, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन से हिंदू मुसलमान एकता पर भाषण दिया, वे कौन थे? तो उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। यानी 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन दिया किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। और किस लिए? हिंदू मुस्लिम एकता पर दिया। ठीक है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः क्या कारण था? यह पूछ रहा है कि क्यों उन्होंने समर्थन किया। तो चलिए देखते हैं। खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, यह बिल्कुल सही है। अगला है खलीफा को हटाने के लिए, यह नहीं है। अगला है मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करना, यह भी एक प्रमुख उद्देश्य था। अभी आपने हमारे पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में इस बात को बिल्कुल समझा है। यानी अभी तक हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे है कि कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, यह नहीं था। यानी कि हमारा सही जवाब होगा 1 और 3, और हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा यहां पे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो सही जवाब होगा मदन मोहन मालवीय जी ने। अब क्या था मैटर, जरा समझा जाए। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी करते हैं। और उसमें 2 प्रमुख मांगे उठी, मैंने मुद्दों पर बात हुई। एक था जालियांवाला बाग हत्याकांड, और दूसरा था खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए, यानी उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया। और सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आपने देखा कि किसने समर्थन नहीं किया? तो मदन मोहन मालवीय ने इसमें समर्थन नहीं किया। यानी 14 प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए, वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वो किस शहर में हुआ था? तो अभी हमने आपसे चर्चा की और कहा कि गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी थी। और इसी के बाद 19 जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई का अधिकार सौंप दिया। वो जानते थे कि गांधी जी अगर इसको लीड करेंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन ये बनेगा। और आपने अभी हमने इसकी चर्चा भी की कि सितंबर 1920 में जो कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की, इसी में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया। ठीक है, तो यानी यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इलाहाबाद। आगे देखिए, कह रहा है कि इस मिसाल में हर मुसलमान को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना में एचिंसन ने इस कथन को संबोधित किया था? तो उनका सही जवाब क्या हो जाएगा? खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22 के बीच में। यानी एचिंसन ने कहा कि ये खिलाफत आंदोलन और ये असहयोग आंदोलन जो हुए, इसमें भारतीय मुसलमान और हिंदू एकजुट हुए, उनके बीच नजदीकियां बढ़ी और वो अंग्रेजों के खिलाफ हुई, इसलिए उन्होंने इस स्टेटमेंट को एचिंसन ने कहा। यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 1921 के मोपला आंदोलन की शाखा थी, कौन सी थी? तो मोपला आंदोलन कहां हुआ था? केरल के मालाबार जिले में हुआ था। और ये किसकी शाखा थी? तो आपका सही जवाब होगा खिलाफत आंदोलन की। यानी इस प्रश्न का आंसर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? अब हम लोग असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्नों में हल करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। अब देखिए, कह रहा है कि 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? अभी हमने आपसे बताया कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की, इसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ठीक है, और जिसका सीआर दास यानी चितरंजन दास जी ने विरोध किया था। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि उसी 1920 में दिसंबर में जो नागपुर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सीवी राघवाचारी ने की थी, इसमें असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और इसका अनुसमर्थन किया गया। और नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सीआर दास द्वारा ही किया गया। यानी कि जिन्होंने
1920 के सितंबर कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में इसका विरोध किया था, उन्होंने ही 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव भी रखा। ठीक है, तो हमने एक आपको बैकग्राउंड भी बता दिया कि अगर इससे कोरिलेट करके और भी प्रश्न बने तो आप कैसे इसको कर सकते हैं। यानी कि हमसे पूछ क्या रहा है कि 1920 का नागपुर अधिवेशन, यानी कि इसमें प्रस्ताव किसने दिया था? सी आर दास ने दिया था। ठीक है, यानी यहां विकल्प क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा आपका। आगे चल रहे हैं। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो याद रखिएगा कि जो असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। ठीक है, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे असहयोग आंदोलन की थोड़ी सी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। अगर यहाँ हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे तो आगे आने वाले प्रश्नों को समझने में और आसानी होगी। यानी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ और ये उसी दिन प्रारंभ हुआ था जिस दिन तिलक की मृत्यु हो गई, यानी कि इसी दिन तिलक साहब की मृत्यु भी हो गई थी। और एक बात और ये जानिए कि 4 फरवरी 1922 को एक चौरी चौरा कांड होता है। ये चौरी चौरा गोरखपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश की। तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। इस चौरी चौरा कांड में हुआ क्या कि किसान अपना एक जुलूस निकाल रहे थे, एक विरोध प्रदर्शन निकाल रहे थे। उसमें कुछ पुलिस वालों से किसानों की बहस हो गई, उसमें विरोध हुआ और फलस्वरूप पुलिस वालों ने किसानों के ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज की, कई किसान घायल हो गए और उसी की प्रतिक्रिया में किसानों ने एक पुलिस चौकी पर आगजनी कर दी और जिसमें 23 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं 4 फरवरी 1922 का चौरी चौरा कांड। अब ये चौरी चौरा कांड हुआ, उस समय गांधी जी बारदौली में थे और वो आगे सबने अवज्ञा आंदोलन की भूमिका को तैयार कर रहे थे। उसी दौरान उनको ये पता चला कि चौरी चौरा कांड हो गया और गांधी जी का बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट था कि हमको कोई भी आंदोलन हिंसात्मक नहीं, हमको अहिंसा के रास्ते पे चलना है। और गांधी जी ने इसको काफी सीरियस लिया और 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस की बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि अब हम असहयोग आंदोलन को वापस लेंगे। ठीक है, ये थी पूरी असहयोग आंदोलन की एक विस्तृत चर्चा, जो एक बेसिक चर्चा है जिसको सबको मालूम होना चाहिए। जिसको ये मालूम था उनका रिवाइज भी हो गया, जिनको नहीं जानकारी थी उनको एक जानकारी भी मिल गई। आगे चलते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। आगे देखिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन का नाम क्या था? तो आपका सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन। अब ये असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कैसे है, इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया जाए। गांधी जी ने जो पहला आंदोलन चलाया वो 1917 का चंपारण में नील खेती के विरुद्ध किसानों का समर्थन करने के लिए चलाया था। आपको याद होगा जब हम लोग चंपारण सत्याग्रह देख रहे थे तो हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि तिनकठिया पद्धति के खिलाफ ये किसानों का आंदोलन था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया 1917 में, कि 3/20 भाग पर निश्चित तौर पर नील की खेती का अंग्रेजों द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन ये एक क्षेत्र तक सीमित था, ये एक पूरे वैश्विक पूरे भारत के क्षेत्र में ये लागू नहीं हो रहा था। और यहां पूछ रहा है एक जन आंदोलन, यानी कि एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको लागू करने की बात हो रही है। तो ये सबसे पहला क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। और अभी हम लोगों ने चर्चा की कि ये शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को और इसकी समाप्ति कब हुई? 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, यानी सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि पहला है कि खिलाफत का प्रश्न। यहां खिलाफत के प्रश्न से असहयोग आंदोलन सीधा जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करके एक बहुत बड़े वर्ग को अंग्रेजों के खिलाफ तैयार करना चाहते थे और उनको यह स्वर्णिम अवसर मिला खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके। तो यानी कि यह पहला विकल्प सही है। अगला है नमक कानून। नमक कानून का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है या डांडी मार्च से है, जो डांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने चला। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक उठाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका मतलब है कि इसका कोई भी रिलेशन असहयोग आंदोलन से यहां नहीं था, यानी बी विकल्प हमारा गलत है, मतलब यही कारण नहीं है, यानी यही हमारा आंसर होगा। अगला है पंजाब में अत्याचार। अभी आपने देखा था जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस तरह से बर्बर लाठीचार्ज की गई, गोली चलाई गई, तो यह भी प्रमुख कारण था। अगला है रॉलेट एक्ट। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में ही सैफुद्दीन किचलू जी की गिरफ्तारी की गई और उसके बाद ये पूरा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यानी ये इससे कोरिलेट कर रहा था। यानी कि यहाँ पे अगर कोई कोरिलेट नहीं कर रहा है तो वो ऑप्शन बी है। ठीक है, ये पूरा विस्तृत चर्चा, यानी कि केवल प्रश्न करना उद्देश्य नहीं है, उसके पूरे बैकग्राउंड को प्रश्नों के माध्यम से कैसे इजीली समझा जा सके, ये अपना उद्देश्य है, यानी इसका बी ऑप्शन होगा। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष पे प्रारंभ किया? तो अभी हम लोगों ने इसको देखा था कि 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ और 12 फरवरी 1922 तक ये चला, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक वर्ष में स्वराज नामक जो नारा था वो गांधी जी ने कब दिया था? तो याद रखिएगा कि गांधी जी ने यह नारा असहयोग आंदोलन के समय में दिया था। ठीक है, यानी 1 अगस्त 1920 को शुरू हुए असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था, यानी इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने की में जो असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया, उसका नेतृत्व किसने किया? तो अभी हम लोगों ने इसकी बात की कि उसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यानी आप यहां समझ गए होंगे कि
जब ये आंदोलन असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए शुरू किया, तो एक नारा दिया जिसके अभी हम लोग ने चर्चा की थी कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति। तो यही तो स्वराज पूछ रहा है, तो इससे संबंध किसका है? महात्मा गांधी जी का, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का नारा, तो आपका सीधा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 यानी डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला देखिए, कह रहा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आ गई और एक प्रदेश सरकार ने लोगों से फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए कुछ प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची तैयार की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? देखिए कितना इंटरेस्टिंग प्रश्न है। उस प्रदेश का नाम था बिहार। आइए जरा इसको समझते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान एक अनुरोध किया लोगों से कि आप शराब पीने से परहेज करें, और लोगों ने गांधी जी की इस अनुरोध को स्वीकार किया और फलस्वरूप जो सरकार के पास राजस्व आ रहा था उसमें बहुत कमी हुई। और बिहार के साथ साथ उड़ीसा सरकार ने ये शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर बताते हुए एक महान लोगों की सूची जारी की कि देखिए ये लोग भी इस शराब का सेवन करते हैं। उस सूची में नाम किसका था? उस सूची में नाम सिकंदर का था, जूलियस सीजर का था, नेपोलियन का था, शेक्सपियर का था। ठीक है, यानी सरकार ये साबित करना चाहती थी कि इतने महान महान लोग पी रहे हैं तो आप लोगों को पीना चाहिए। ठीक है, तो यानी यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार। अगर कहीं ऑप्शन में उड़ीसा भी दिया रहे तो आप वहां भी जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको विस्तृत देख लिया। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, असहयोग आंदोलन से संबंधित कौन है? तो पहला है कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ये बिल्कुल सही है। अगला है हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। कह रहा जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी दूर हुआ। अगला था कि ब्रिटिश की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायत देने के लिए राजी हो गई, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी यहां पर कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहले, दूसरे और तीसरे, यानी हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी, वो कौन सी उपाधि थी? तो याद रखिएगा जब गांधी जी भारत आए 1915 में तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उसमें सरकार ने उसमें युद्ध में इनका सपोर्ट पाने के लिए इनको गांधी जी को एक कैसरे हिंद का सम्मान दिया था और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान इस कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। ठीक है, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक बात और यहां इंक्लूड कर लीजिए कि गांधी जी की इस सम्मान वापसी का प्रभाव जमनालाल बजाज जी पर भी पड़ा और उन्होंने इसी आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि भी वापस की थी। यानी कि आपने यहां पर जमनालाल बजाज जी की राय बहादुर की उपाधि वापसी और गांधी जी की कैसरे हिंद की उपाधि की वापसी असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? तो याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान सीआर दास, यानी जिनका पूरा नाम चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ये सभी लोगों ने अपनी वकालत छोड़कर और असहयोग आंदोलन में अपना समर्थन किया। यहां पर एक नाम उल्लेखित मैच कर रहा है, वो चित्तरंजन दास जी हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनकी जगह पर यदि आपको चित्तरंजन दास की जगह मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल या वल्लभ भाई पटेल का कभी नाम आए तो आप उनको भी सही मानेंगे, यानी इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो याद होगा जब हमने पहले प्रश्न का एक्सप्लेनेशन शुरू किया था तो आपसे बताया था कि 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हो गई और वो इसके परिणाम को देख नहीं पाए, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन को सक्रिय थे? आपको यह जानना होगा कि जो ये राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से संबंधित है और जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो राहुल सांस्कृत्यायन छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे थे और गांधी के आंदोलन से जुड़े हुए थे, यानी आपका सही जवाब होगा ए। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? अभी देखिए हम लोगों ने कई बार इसकी चर्चा कर ली है तो अब आपको एकदम क्लियर कट याद आ रहा होगा कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा जगह है, वहां पे यह कांड हुई और हमने आपको एक विस्तृत चर्चा में बताया था कि इस कांड में 23 सिपाहियों की मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, और अंत में चल के 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन समाप्त भी हुआ चौरी चौरा कांड के कारण, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो वो गोरखपुर में स्थित है, यानी आपका सही जवाब होगा बी। अगला, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस किया? अब देखिए ये एक बैकग्राउंड बनाने से कितना बेनिफिट होता है आप ये महसूस कर रहे होंगे। ये चौरी चौरा कांड के कारण जो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा 4 फरवरी 1921 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का प्रारंभ किया गया, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो याद रखिएगा कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान
सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार की थी। और यहां पर कोई विकल्प मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये विवादित प्रश्न है। ठीक है, अगला देखिए, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी जी कहां थे? तो हमने आपको बताया था कि जब चौरी चौरा की घटना हुई 4 फरवरी 1922 को, तो गांधी जी उस समय गुजरात के बारदोली में थे और वे एक सामूहिक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान उनको चौरी चौरा कांड के बारे में जानकारी हुई और आगे चल के उन्होंने 12 फरवरी 1922 को अपने बारदोली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया कि अब हम लोग असहयोग आंदोलन वापस करेंगे। यानी उस समय गांधी जी कहां थे? बारदोली में थे। और बारदोली कहां पे है? तो गुजरात में है। यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी होगा। अगला देखिए, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और यह निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह डॉक्टर मुंजे के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब जरा इसकी बात को समझिए कि 24 फरवरी 1972 को एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई और कानून का उल्लंघन हुआ। और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डॉक्टर मुंजे। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? इस प्रकार के प्रश्न इस समय विभिन्न स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में देखे जा रहे हैं, जिसमें घटनाओं के एक सही क्रम की चर्चा हो रही है। यानी कि आपको किसी भी घटना के या तो उसको कोरिलेट करने में आपको आसानी होनी चाहिए, या तो आपको एग्जैक्ट समय याद होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि एग्जैक्ट समय के साथ साथ यदि घटनाओं के एक क्रमिक क्रम को एक समझा जाए, उसके तथ्य को समझा जाए, उसके फैक्ट के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए, तो इस प्रकार के प्रश्नों को करना आसान होगा। आइए हम लोगों ने जो पहले अपने इसके बैकग्राउंड बनाने में जो चर्चा की थी, उसके आधार पर इस प्रश्न को करें तो हम लोगों को और समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट समझने का पर्पज क्या है। तो सबसे पहला दिया है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, अगला है कि उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, और अगला है कि गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। तो अभी हम लोगों ने ये चर्चा की कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ और जिसमें एक जुलूस निकाला जा रहा था और इस जुलूस में पुलिस से मुठभेड़ हुई और पुलिस ने गोली चलाई। यानी सबसे पहला ये कांड हुआ। उसके बाद उग्र भीड़ ने पुलिस थाने पर आगजनी की, जिसमें 23 पुलिस सिपाही की मृत्यु हो गई। यानी ये दूसरा कांड हुआ। और उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन बारदौली में हुआ, ये 12 फरवरी 1922 को। और उस 12 फरवरी 1922 की गिरफ्तारी आंदोलन की समाप्ति के बाद जब गांधी जी की स्थिति कमजोर हुई, तो उसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा दे दी। यानी इस प्रकार आपका क्रम क्या बैठ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी यही क्रम है इसका। यानी विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सही जवाब होगा स्वामी विद्यानंद जी। यानी स्वामी विद्यानंद जी असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, यानी यहां ए आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का एक कूट बताइए, उनका एक क्रम बताइए। तो सबसे पहले चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922, असहयोग आंदोलन का स्थगन 12 फरवरी 1922 और बारदौली प्रस्ताव। ये बारदौली प्रस्ताव कब आया था? हाँ, अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा, इस प्रश्न को ट्विस्ट करने का प्रयास किया गया। ये यूपी पीसीएस का प्रश्न है। और देखिए, पहले चौरी चौरा कांड हो गया, उसके बाद बारदौली में प्रस्ताव आया, उसके बाद ही तो असहयोग आंदोलन का स्थगन होगा। यानी बारदौली के प्रस्ताव में इस बात पे चर्चा हुई और निर्णय हुआ कि अब हमको असहयोग आंदोलन को स्थगन करना है। यानी कि क्रम क्या होगा? चौरी चौरा कांड, उसके बाद तीसरा बारदौली प्रस्ताव और उसके बाद दूसरे नंबर का स्टेटमेंट होगा असहयोग आंदोलन का स्थगन। यानी हमारा सही कूट क्या होगा? 1, 3 और 2। यानी हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर यहां डेट भी नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप इस प्रश्न को इजीली कर ले जाएंगे। आगे चलिए, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो वो क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। यानी जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया तो एक निराशा का माहौल था, एक उसकी नकारात्मक छवि हो चुकी थी। इसलिए ये जो समय 1923 से 28 का है, ये भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का नहीं, यानी रिवाइवल का एक समय था। और उसका कारण क्या था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया और इसका काफी विरोध भी हुआ। आगे आप इसकी चर्चा देखेंगे। और ये जो आगे आप स्वदेश पार्टी की स्थापना भी देखेंगे, स्वराज पार्टी की, तो वो भी आप उसमें देखेंगे कि इसका भी काफी इफेक्ट था उसमें। और इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का महात्मा गांधी को किसने लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो हम लोगों ने इसकी पूर्व में चर्चा की है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है, विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना। यानी इस प्रश्न का सही जवाब बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था का असहयोग आंदोलन यानी 1920 से 22 के दौरान इसको स्थापित किया गया था? तो आइए चर्चा कर लेते हैं। पहला नाम है काशी विद्यापीठ वाराणसी का, इसकी स्थापना 1921 में हुई, यानी इसी ड्यूरेशन में हुई। अगला नाम है गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, इसकी स्थापना 1920 में हुई, यानी ये भी इसी के परिधि में आता है। अगला नाम है जामिया मिलिया, ये जामिया मिलिया जो इस्लामिया अलीगढ़ में था, इसकी स्थापना 1920 में हुई, जो बाद में दिल्ली लाया गया।
यानी ये भी इसी ड्यूरेशन का है। अगला है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी, ठीक है, यानी ये इस ड्यूरेशन का नहीं है, यानी हमारा जवाब होगा 1, 2 और 3, यानी हमारा आंसर होगा सी यहां पे सही। अगला है 1921 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो पहला ही स्टेटमेंट सही है, हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, यानी कि हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन 1905, बिल्कुल सही है, 16 अक्टूबर 1905 को। मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909, बिल्कुल सही है, यानी इसी में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी मुस्लिम समुदाय के लिए। और अगला है असहयोग आंदोलन, ये गलत दिया, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक, यानी प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को, ये गलत सुमेलित है, यानी डी ऑप्शन यहां सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो दिसंबर 1929 में था, ठीक है, यानी ये सही सुमेलित नहीं है। राजगुरु को फांसी, यानी आपने ये पढ़ा था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को हुई, यानी ये सुमेलित है। और याद होगा आपको 23 मार्च को ही शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। अगला है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, तो ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ये सही सुमेलित नहीं है। रॉलेट एक्ट ये अप्रैल 1919 से संबंधित है, ये भी सुमेलित नहीं है, यानी यहाँ पे विकल्प बी सुमेलित है, यही हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कथन और कारण पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ये बात बिल्कुल सही है। और कारण बता रहा है कि इस स्थगन का सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया, तो ये उसका प्रतिफल है, यानी असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का रिएक्शन है कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने उसका विरोध किया, न कि उसका कारण। अगर यहाँ कारण में ये लिखा रहता कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण हुआ, तो ये उसका उपयुक्त कारण होता। यानी दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये ए और आर सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में मात्र 20 दिन बचे थे? तो इसका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण ने, यानी सी जवाब, सी ऑप्शन यहां सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला अब हम लोग स्वराज पार्टी की स्थापना में प्रवेश कर गए। पहला कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक या एक से अधिक में की गई थी। चलो स्टेटमेंट को देखते हैं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, ठीक है, ये कारण था। अभी हमने आपसे चर्चा भी की थी कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन की प्रतिक्रिया भी हुई और इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्वराज पार्टी की स्थापना भी हुई थी, यानी एक कथन सही है। अगला है कि काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, यह भी कारण था, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, यह कारण नहीं है। अगला है भारतीय द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, यह भी नहीं है, यानी यहां पर केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? तो आपका सही जवाब होगा सीआर दास ने, ठीक है, सीआर दास ने 1922 के गया अधिवेशन के से अपना इस्तीफा दिया था, यानी यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी के गठन की असफलता के बाद हुआ, तो आपका सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने ये स्वराज पार्टी की स्थापना की। और एक बात और याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 को हुई और इसमें सीआर दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया और मोतीलाल नेहरू को महासचिव बनाया गया, यानी यहां का आपका प्रश्न सही हो जाएगा, तीसरे का ए। अगला देखिए, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया, कब किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो आपका सही जवाब होगा सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा यहां पे। अगला प्रश्न देखिए कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्नलिखित में से कौन नेता नहीं था? तो इसमें पहला नाम दिया है कि श्रीनिवास आयंगर और दूसरा है चितरंजन दास, विठल भाई पटेल और सी राजगोपालचारी। यदि आप इसको कोरिलेट करें तो सी राजगोपालचारी द्वारा उसी गया अधिवेशन में उनके समर्थकों के बीच एक द्वंद्व चल रहा था, यानी कि ये उनके नेता हो ही नहीं सकते स्वराज दल के, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। और ये श्रीनिवास आयंगर जी का नाम आता है, तो ये मद्रास प्रांत में स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। चितरंजन दास को तो अभी आपने पढ़ाई की, अध्यक्ष थे। अगला नाम है विठल भाई का, और ये जो विठल भाई थे इनको 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी केंद्रीय विधानसभा असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था और ये स्वराजियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है, यानी ये भी कोरिलेट होते हैं। यहां सही जवाब होगा डी, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? यानी मोतीलाल नेहरू हैं, सीआर दास हैं और एनसी केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित हैं। यहां आप राजेंद्र प्रसाद जी का नाम देख रहे हैं और राजेंद्र प्रसाद जी महात्मा गांधी के काफी करीबी थे, इसका मतलब यह है कि ये स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, यानी इस प्रश्न का आंसर डी होगा। अगला देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल की स्थापना की थी, यानी आपका विकल्प ए सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। पहला दिया है लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, यानी 1916 में। अगला है स्वराज दल की स्थापना, तो स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये 1919 में हुआ और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में।
ठीक है, इस प्रकार आप इस कूट को व्यवस्थित कर लेंगे और आपका विकल्प सही होगा सी। अगला, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल के समर्थन किया था? तो याद रखिएगा कि केंद्रीय विधानसभा में जो स्वराज दल का समर्थन किया था, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों का जो एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया, और इसमें जो नेतृत्व किया वो किसने किया? जिन्ना ने किया था। ठीक है, और अपने समर्थकों के साथ जिन्ना गए, उदारवादी गए। ठीक है, यानी इसमें आप देखेंगे कि मोतीलाल मदन मोहन मालवीय भी शामिल थे। ठीक है, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। देश बंधु को इंग्लिश में बोलते हैं द फ्रेंड ऑफ नेशन। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और देश बंधु चित्तरंजन दास जी से संबंधित एक और फैक्ट यहां पे आपको जानना होगा कि जब ये चित्तरंजन दास जी इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई पढ़कर और बैरिस्टर बन गए, और जब ये वकील बने, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था कि अलीपुर बम कांड में जब अरविंद घोष फंसे थे, तो उनका बचाव करने वाले यही चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है, और इन्होंने ही मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। अभी आपने पिछले चैप्टर की स्टडी में इसको देखा भी था, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा बी। आगे देखिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, न कि केवल वर्ग के लिए। इस सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो इस बात की घोषणा देश बंधु चित्तरंजन दास जी ने की थी कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, न कि केवल वर्ग के लिए। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्नलिखित पार्टी का गठन किया। तो आपका सही जवाब होगा इंडियन लिबरल फेडरेशन। यानी कि क्या कह रहा है कि जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की निंदा की गई, तो कई सारे नरमपंथी दल पार्टी छोड़ दिए, और उसके बाद एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा इंडियन लिबरल एसोसिएशन। ठीक है, जिसको आप हिंदी में अखिल भारतीय उदारवादी संघ कहेंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, यानी 2 और 4। ये 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा लिया गया था। और यहां पर ये मदन मोहन मालवीय जी के बारे में जान लीजिए कि ये हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य भी थे, और इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी जिसको बीएचयू कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। और मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और यहां बात हो रही है इंडिपेंडेंट पार्टी की, तो 16 दिसंबर 1922 को मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना की थी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, 2 और 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा विट्ठल भाई पटेल। यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे, यानी अध्यक्ष का मतलब स्पीकर थे, वो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। और याद रखिएगा कि जो 1925 में इसके अध्यक्ष बने, और स्वराज पार्टी जो थी उसके सह संस्थापक भी थे विट्ठल भाई पटेल। ये भी बात यहां पे इंक्लूड करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बी होगा। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो आपका सही जवाब होगा विट्ठल भाई पटेल। अभी हमने इसकी पूर्व में चर्चा की कि विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर बने थे। यानी यहां प्रश्न का जवाब डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, आज यहीं पर प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट होती है। निश्चित तौर पर यह आधुनिक भारत का इतिहास परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, और यह बात आप लोग बिल्कुल स्पष्ट समझिएगा कि इन प्रश्नों का इग्नोरेंस बहुत घातक होगा, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपका हर एक प्रतिद्वंदी, यानी जो वहां पर आपको बीट करना चाहता है, वो इनको पढ़ के जाएगा, इनकी विस्तृत व्याख्या समझ के जाएगा, क्योंकि प्रश्नों का जो कोरिलेशन होता है ना, इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द होता है। ठीक है, इसलिए इनको समझना अति आवश्यक। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके साथ इसको जरूर इंक्लूड करिएगा, मेरी आपको सलाह है। आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।